नमस्कार। आज हम सहसंबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों का अन्य विषयों से क्या सहसंबंध है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भूगोल को, ज्योग्राफी को। यदि हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का वितरण, भूमि की संरचना और उसका संगठन, इन को देखें तो इन दोनों का ही अध्ययन विज्ञान और भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित है। ऐसे ही यदि हम खनिज पदार्थ, दाब, तापमान, आर्द्रता, ऐसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो हमें भूगोल के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम देखें कि जो भूगोल है वह भी एक वैज्ञानिक विधि का ही अनुसरण करता है। एक तरीके से वह भी एक वैज्ञानिक विषय है। और जो पैलियोंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी है, ये दोनों विषय जो हैं वो पूर्ण रूप से भूगोल को ही समर्पित है। अब यदि हम भूगोल में नक्शों की बात करें, मानचित्रों के निर्माण की बात करें, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचने की बात करें, अगर भूमि की संरचना में नहरों की लंबाई, तालाब की गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, इस प्रकार की अगर हम चीज़ों को देखें तो इसमें बिना गणित के सहयोग के इनका अध्ययन संभव नहीं है। तो भूगोल दोनों ही विषयों से, जो विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित हैं, इनसे पूर्णतः सहसंबंधित है। इनको भूगोल के द्वारा सहसंबंधित करके और भूगोल को इन विषयों से सहसंबंधित करके अध्ययन अध्यापन पूर्ण रूप से किया जा सकता है। अब हम इन विषयों के साथ में शिल्प और ललित कलाओं को लें। जितने भी शिल्प हैं उन सभी के निर्माण में वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें एक काष्ठकला का ही उदाहरण ले लें, अगर हमें मेज या फर्नीचर ही बनाना हो तो उसकी मापतोल के लिए गणित की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी उसके लिए लकड़ी चाहिए, क्या उसका आकार होगा, ये सब जानने के लिए हमको गणित का ज्ञान अनिवार्य होगा। और उसको बनाएंगे कैसे, वो निर्मित कैसे होगी, इसके लिए हमें विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ? ये कौन कौन सी जगह है इनका उत्पादन होता है, इसके लिए हमको जीव विज्ञान के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो विषय हैं, शिल्प है और ललित कलाएँ हैं। ललित कलाओं में अगर हम चित्रकला को ही लें, मान लीजिए आपको जीव विज्ञान में हृदय की संरचना पढ़ानी है, तो एक शिक्षक को अगर हृदय को का डायग्राम ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाना है तो निश्चय इसको चित्रकला में निपुण होना पड़ेगा। और अगर हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो अगर हम मोटर बता रहे हैं, या हम कोई संयोजन को बता रहे हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी या चुंबकत्व को बता रहे हैं, इन सब के रेखा चित्र बनाने के लिए भी हमें एक कुशल चित्रकारी की आवश्यकता पड़ेगी। और जो ये ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन यंत्रों के द्वारा हम अपने शिक्षण को भी अच्छा, आनंददायक बना सकते हैं। और चित्रकला को लें और संगीत को लें तो इन दोनों में ही गणित की भी उपयोगिता अपने स्थान पर है। जितने भी आपने देखा होगा सुर और ताल और वाद्य यंत्र होते हैं, उन सब के अंदर जो मात्राएं होती हैं और उनकी जो कहेंगे जो स्वर हैं वो निश्चित होते हैं। मान लीजिए कोई ताली है तो उसमें किसी में तो 16 मात्राएं होती हैं, तो किसी में 14 मात्राएं होती हैं। अगर जरा भी मात्रा में गड़बड़ी हो जाए तो जो आपका संयोजन है संगीत का वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में बिना गणित, विज्ञान और जीव विज्ञान, इनके सहयोग के बिना शिल्पकलाएँ और शिल्पकला और ललित कला के बिना इन जो हमारे वैज्ञानिक विषय हैं उनका अध्ययन अध्यापन संभव नहीं है। एक शिक्षक को उनके द्वारा सहसंबंधित करके पढ़ाने का अनुभव अवश्य ही होना चाहिए। जो हमारा ये वैज्ञानिक विषय हैं, इनको कृषि से तो बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। जो सब जानते हैं कि कृषि भी जो है वो भी एक विज्ञान है, और विज्ञान कृषि के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका विश्लेषण करता है। कृषि में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये सब और इनकी जो किस्में हैं उनके अंदर सुधार,
यह भी विज्ञान और जीव विज्ञान के द्वारा ही संभव है। और अगर हम देखें कि देश की जनसंख्या के अनुसार कितने उत्पादन की आवश्यकता है, किस भूमि में कितनी खाद की आवश्यकता है, किसमें कितनी फसल की उगाई जा सकती है, कितनी हमें यील्ड होगी, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसको बेचने और खरीदने में कितना लाभ और हानि होगा, कितना प्रतिशत होगा, वर्षा कितने प्रतिशत होगी, ये सब के लिए हमको गणित का ज्ञान अनिवार्य है। तो गणित, जीव विज्ञान और विज्ञान दोनों ही कृषि इन तीनों विषयों से सह संबंधित है। अब अगर हम वाणिज्य और अर्थशास्त्र को लें तो ये दोनों ही विषय विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित से संबंधित हैं। हम जानते हैं कि मांग और पूर्ति का नियम बिना गणित के, बिना सांख्यिकी के प्रयोग के संभव नहीं है। और जितने भी अर्थशास्त्र के और जनसंख्या से संबंधित अध्ययन हैं उसमें वैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम वाणिज्य का विज्ञान शिक्षण में कभी कभी हम उपयोग करते हैं और विज्ञान को वाणिज्य से सहसंबंधित करके हम उसको अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। और जितने भी हमारी जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो सभी और ये चीज़ें बिना गणित के संभव नहीं है। वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जो वैज्ञानिक चरणों का अनुसरण करते हुए धन का अध्ययन करता है। Economics is a kind of science which treats of wealth by following the scientific steps. अब विज्ञान और जीव विज्ञान तो और पर्यावरण को तो हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट इनसे पूरी तरीके से सह संबंधित है। वर्तमान में आप देख रहे हैं हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार से अपना बचाव करना है, ये वायरस किस प्रकार का है, तो ये सब अध्ययन बिना जीव विज्ञान के संभव नहीं है। उसके लिए कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता होगी, क्या उसकी मेडिकल एनालिसिस होगी, इन सब चीज़ों के लिए हमें विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और गणित के सहयोग के बिना यह क्रिया भी संभव नहीं है। वर्तमान में हमें इसका प्रभाव परोक्ष और अपरोक्ष से देखने के लिए मिल रहा है। अब हम ले लें भाषाओं को। मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी विषय को छात्रों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हमें भाषा अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। अगर हम कोई गणित की प्रॉब्लम दे दें और उसमें भाषा का सही प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान में ले लें, भौतिक विज्ञान में ले लें, किसी भी विषय को अगर हम ले लें, अगर भाषा उचित नहीं है तो हम इन विषयों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होंगे। और अगर आप हिंदी को लें तो हिंदी में भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पुट हमें मिलता ही है। अगर हम कविता को ले लें, छंदों को ले लें, सोठा, दोहा, अगर इन सब चीज़ों को ले लें तो इसमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और ये मात्राओं की गणना ये बिना गणित के संभव नहीं है। तो ये सब विषय जो भाषाएं हैं वो इन वैज्ञानिक विषयों से पूर्ण तरीके से सहसंबंधित हैं। अगर हम इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो इतिहास का अध्ययन तो बच्चों पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अगर हम पुरातत्व काल की खोज में जाएं तो हम देखेंगे एंशियंट इरा को जानने के लिए हमें फॉसिल्स का अध्ययन करना होता है, कैलियोग्राफी का अध्ययन करना होता है, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बिना विज्ञान के सहयोग के संभव नहीं है। जितनी भी गणनाएँ हैं, ईसवीं सदी, विक्रम संवत, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनके लिए हमें गणित का सहयोग अपेक्षित है। और जब हम कोई भी विषय को पढ़ाते हैं तो जब हम गणित के सवाल देखते हैं तो उसमें हम जनसंख्या की बात करते हैं, किसी इमारत की बात करते हैं, कहीं पुरुष और छात्रों की और महिला और बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या है, ये सब चीज़ें हैं, वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे विषय को प्रभावित करती ही हैं। अब राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप देखें कि ये भी राजनीति शास्त्र में भी जो हम अध्ययन करते हैं उसमें वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया जाता है। और आप देखिए
कि ये पूर्ण रूप से गणित और विज्ञान से संबंधित हो गया है। आप देख रहे हैं इस समय जब मतदान का समय होता है, चुनाव चल रहे होते हैं, उस समय जनसंख्या, मतदाता और इन वोटर की लिस्ट का बनना और उन सब की गणना करना, कितने % वोट मिले हैं, कौन कितना जीता, कौन कितने वोटों से हारा, एग्जिट पोल, इन सब चीज़ों का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन, ये सब चीज़ें आप टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर और पत्रकार में देखते ही रहते हैं। और ये सभी जो हमारा राजनीति शास्त्र है, बिना हमारे वैज्ञानिक विषयों के सहयोग के इसका अध्ययन संभव नहीं है। ऐसे ही अब देखिए आप मनोविज्ञान तो आप अपने बीएड में पढ़ते ही हैं। आप देखते हैं मनोविज्ञान के अंदर जितने भी हम टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनके अंदर हम वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करते हैं। और जब हम बालक के विकास की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी जैविक क्रियाओं का और इस सब का अध्ययन करते हैं। तो ये जो आपने देखा होगा हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कोई जैव शास्त्री था, तो कोई वनस्पति शास्त्री था, तो कोई गणित शास्त्री था, तो ये जो लोग हुए हैं वो सभी इन विषयों के अंदर कहीं ना कहीं उसका ज्ञान रखते थे। आप देखते हैं कि जो आपकी सांख्यिकी है उसके बिना तो मनोविज्ञान बिल्कुल अधूरा है। आप सांख्यिकी आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत आप उसका अध्ययन भी करते हैं। इस समय आप मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी सब पढ़ रहे हैं। आप स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर, कोरिलेशन निकालना, ये सब चीज़ें गणितीय विषय वस्तु हैं। और जितनी भी हमारी मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित से संबंधित है। और ये विषय जो हैं वो इनको एक दूसरे से सहसंबंधित करके पढ़ाया जाता है। तो जितना भी हम कहें कि अगर कोई हम किसी विषय का अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं तो हर्बार्ट ने भी कहा है कि जो हमारे विषय हैं उनकी जटिलता को कम करने के लिए हमें अन्य विषयों के साथ में इसको सहसंबंधित करके पढ़ाना चाहिए। एक स्टेप हमारे सहसंबंध में था कि प्रकरणों के बीच में सहसंबंध। तो आप जानते ही हैं कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सरल से कठिन की ओर होते हैं। और साथ ही आपने देखा होगा अगर हम जीव विज्ञान का अध्ययन कराते हैं बच्चों को, तो अगर हम कोशिका से चलते हैं तो सिस्टम तक पहुंचते हैं। कोशिका पढ़ते हैं, बहुकोशिकीय पदार्थों को पढ़ते हैं, टिश्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर हम उनके सिस्टम्स को पढ़ते हैं, फिर कहीं जाके हम आगे की जो जटिल क्रियाएं हैं जो उसके अंदर होने वाली हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो प्रत्येक प्रकरण जो है वो अपनी पिछली विषय वस्तु से सहसंबंधित रहता है। और अक्सर हमारा जो पाठ है, जो प्रकरण है, उसकी अगर पाठ्य पुस्तक में देखें तो वो वहीं से शुरू होता है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था या पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था। यानी कि सभी जो प्रकरण हैं जो हम अपने गणित में देखें, विज्ञान में देखें, जीव विज्ञान में देखें, तो ये प्रकरण एक दूसरे से सहसंबंधित रहते हैं। एक आपका स्टेप था इसमें कि विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित की उपशाखाओं का एक दूसरे से सहसंबंध। तो जैसा हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो इनकी उपशाखाएं भी एक दूसरे से पूर्णतः सहसंबंधित रहती हैं। एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के ज्ञान के बिना उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। और छात्रों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे विषय की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। धन्यवाद।